नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं, जो आपके भविष्य से संबंधित है। यदि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़े हुए हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, या आपको देना है, अभी तुरंत झारखंड में सितंबर अक्टूबर में लगभग संभावना बन रही कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। तो यदि आपने डीएलएड, बीएड या कोई भी चीज किए हैं तो आप 1 to 5, 6 to 8 दोनों भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हूं। उसमें मैं आज आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो प्रथम पात्रता परीक्षा हुई थी 2012 में, उसके प्रश्न पत्र को लेकर के मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हूं। और यह जो है L1 का प्रश्न है, 1 to 5 का प्रश्न है, और पर्यावरण के प्रश्न को मैं आपको यहाँ पे हल करवाने वाला हूं फ्रेंड्स। तो यदि आप भी चाहते हैं कि पर्यावरण के प्रश्न को हल करें तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा। इसमें मैं आपको बहुत ही विस्तृत रूप से बताने वाला हूं कि इसका आंसर यह होगा तो क्यों होगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहिए और देखिए हमारे साथ कि क्या इसमें किस तरह से आप प्रश्न को पकड़ सकते हैं और सही कर सकते हैं। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न जो होते हैं वो आपके आसपास और इर्द गिर्द, आपके घरों से लेकर के समाज तक की चीजों से जुड़े हुए प्रश्नों का समावेश होता है, कोई विशेष नहीं होता है। आप यदि चाहेंगे, यदि आप कंट्रोल करके दिमाग को प्रश्न को बनाएंगे तो आप 30 में से 25 प्रश्न को बना सकते हैं। तो इतने प्रश्न को बनाने के लिए, 90% लाने के लिए आप हमारे साथ बने हुए रहिए। आइए देखिए प्रश्न क्या कुछ है जो 2012 में आए थे। इसके पहले मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दे दिया है। यहां पे मैं आपको पार्ट 4 लेकर के उपस्थित हूं और देखिए आप पार्ट 4 का क्या क्या प्रश्न आया है उसको आप देखेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए यहां पे फ्रेंड्स पार्ट 4 है और आगे जितना तक चल पाएंगे हम चलेंगे। ये पार्ट 3 की भाग था, यहां पर 115 से स्टार्ट हो रहा है, आगे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 115 क्या कुछ कर रहा है। आप एकदम चैनल के साथ बने हुए रहिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। किसमें स्वच्छ जल नहीं होता है। देखिए ये प्रश्न जो है वो नहीं जो होता है फ्रेंड्स, वो जान मारने वाला क्वेश्चन होता है। बहुत ज्यादा गलती कराने के लिए लोग नहीं इसमें डालते, क्योंकि लोग जल्दीबाजी में रहेंगे। क्योंकि यह प्रश्न जो था, आपको मैं बता दूं कि यह 90 मिनट में 150 प्रश्न बनाने थे और वो भी OMR शीट पर रखने थे। तो मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रश्न तो हल्के होंगे ही, क्योंकि 90 मिनट 150 प्रश्न, वो भी OMR शीट। लेकिन इसमें क्या होगा, आप बहुत जल्दीबाजी में रहेंगे, आपको सीधे दिखाई देगा कि किसमें स्वच्छ जल होता है। आप मार देंगे कुआं, आप मार दीजिएगा हिमशैल, आप मार दीजिएगा वर्षा, किसी में मार के चले जाएंगे। लेकिन यहां आपसे पूछ रहा है नहीं। तो आप फ्रेंड्स कभी भी प्रश्न को इजी में नहीं लेंगे और उसको पूरे ढंग से पढ़ेंगे कि क्या कुछ आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए किसमें स्वच्छ जल नहीं होता है। फ्रेंड्स प्रश्न को आप समझ गए। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला है फ्रेंड्स वर्षा। वर्षा का जल जो होता है वह स्वच्छ जल होता है। ठीक है, ये कौन सा जल होता है, स्वच्छ जल होता है। कुआं, कुएं के पानी जो होते हैं वो भी स्वच्छ जल के अंतर्गत आते हैं, तो ये स्वच्छ जल है। हिमशैल, हिमशैल मतलब आप समझ गए होंगे, जो बर्फ के टुकड़े होते हैं, बर्फ के गोले होते हैं, गर्मी के कारण पिघल करके जो गिरते रहते हैं इस तरह से, वो जल को भी स्वच्छ जल की श्रेणी में माना जाता है। तो 3 पहले बी सी ये स्वच्छ जल है। लेकिन समुद्र का जल जो होता है वो स्वच्छ नहीं होता है, ये तो पीने योग्य में नहीं, एक खारा है। इसलिए स्वच्छ जल कौन नहीं है, तो समुद्र का जल स्वच्छ नहीं है। तो आपसे पूछा था कौन सा जल स्वच्छ नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, समुद्र को टिकिंग करेंगे। तो ये D नंबर ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स, आप इसको कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे आप कि आप इसका इंसर्ट ले लेंगे, फिर मैं आपके से मिलूंगा क्वेश्चन नंबर 116 के साथ। तो आप इसका इंसर्ट ले लीजिए फ्रेंड्स, देखिए क्या कुछ इसमें आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 115 को देखा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 116। तो 116 में देखिए क्या आया है, प्रश्न को देख लीजिए कि 1 ग्राम में, किसमें, 1 ग्राम में पेयजल का एक संभव स्रोत हो सकता है। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। 1 ग्राम में मतलब एक गांव में, ग्राम मीन्स गांव में पेयजल मतलब पीने वाला जल का एक संभव स्रोत क्या हो सकता है। मतलब कोई गांव है जिसमें पीने वाले जल के रूप में यदि आपको उपयोग करना है तो सबसे ज्यादा माने संभावना किस चीज की बनती है कि वह पेयजल का स्रोत हो सकता है। ठीक है,
तो अब आप यहां पे देखिए फ्रेंड्स, अपने से डिसीजन आप नहीं लेंगे, आप सबसे पहले ऑप्शन की ओर चलेंगे, क्योंकि कोई भी प्रश्न आता है आप डायरेक्टली अगर रट के तुरंत मार देते हैं तो वो प्रश्न कहीं मिस्टेक हो सकता है। तो आपसे पूछा है 1 ग्राम में पेयजल का एक संभव स्रोत हो सकता है, मतलब किसी गांव में पेयजल की संख्या सबसे अधिक क्या हो सकती है, क्या संभव है। देखिए फर्स्ट यहाँ पे आपके कह रहा है समुद्र। क्या समुद्र सभी गांव में उपलब्ध है? गांव में उपलब्ध होते हैं? नहीं, इसलिए समुद्र आपका ऑप्शन एकदम गलत है। बांध, गांव में पेयजल, पेयजल मतलब आप समझ रहे हैं पीने वाला जल के लिए फ्रेंड्स, ठीक है, पीने वाला जल, ये नहीं कि आपको जमा करना है, ये पीने वाली जल की बात हो रही है। तो बांध में हम लोग पीने वाला जल को उपयोग करते हैं, पीने वाला जल को हम उसमें कलेक्ट तो नहीं करते हैं, इसलिए बांध नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है कुआं। देखिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका कुआं, क्योंकि आप अगर जीके पढ़ते हैं तो आपको झारखंड में, यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं तो झारखंड में सबसे अधिक जो पेयजल का स्रोत है, सबसे ज्यादा मात्रा में जो माना जाता है औसत, वह लोग किससे उपयोग करते हैं? कुआं को उपयोग करते हैं। सिंचाई के लिए या पेयजल के लिए किसका उपयोग करते हैं? कुआं को उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर पेयजल के लिए अगर एक गांव है तो उसमें अगर कुआं होगा तो सबसे ज्यादा लोग उससे लाभान्वित होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग पेयजल का उपयोग कर सकते हैं, उसका भंडारण भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे अधिक पेयजल के स्रोत के रूप में क्या आएगा आपका फ्रेंड्स? कुआं। अगला है समुद्र तल, ये आपका ऑप्शन नहीं हो गया, यानी सबसे सही ऑप्शन कौन हो गया आपका? कुआं हो गया। यानी गांव में पेयजल के लिए सबसे अधिक संभव स्रोत के रूप में अगर हो सकता है तो वह आपका होता है कुआं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके यहाँ इसका शॉर्ट ले लेंगे, मैं आपके बीच फिर उपस्थित हूँ अभी 117 नंबर प्रश्न को लेकर के, तब तक आप इसको लिखेंगे, फिर मैं मिलता हूं आपको 117 प्रश्न लेकर के। चलिए फ्रेंड्स, तो आप अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117। क्या कुछ आपसे कहा जा रहा है, आप देखिए इसको पढ़िए। कहा जा रहा भू अप्रदन, एक एक बातों को मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं, तो आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा। देखिए लिखा हुआ है भू अप्रदन कौमा अल्प वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता और संकुचन प्रकृति किसके कारण होती है। मतलब यहां देखिए प्रश्न साफ आपसे कह रहा है कि प्रकृति में किसके कारण भू अप्रदन होता है, यानी किस कारण से प्रकृति में जो पर्यावरण में है वह कौन कौन सी घटना होती है, आपसे पूछ रहा है। भू अप्रदन किसके कारण होता है, अल्प वर्षा किसके कारण होता है, प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता और संकुचन किस कारण से हो रही है, प्रकृति के किस कारण से होती है, ये आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप क्या करते हैं, अगर प्रश्न को बहुत ही बारीकी से यदि आपने पढ़ लिया, मैं जिस तरह से आपको पढ़ दिया, अगर आपने पढ़ के प्रश्न को बनाया तो आपको अब इसमें से पता चलने लगा है कि क्या आंसर इसका सही बैठेगा, एकदम आपको फिट दिमाग में हो गया हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप बना लिए होंगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और यहां पर आप देखेंगे, अब मैं इसका बारी बारी से आपको बता रहा हूं। पहला ऑप्शन इसका है वन नाशन, मतलब वनों को नष्ट किया जाना, वनों का विनाश किया जाना। तो अब एक चीज आप जान जाइए, यदि आप वन का नाश करते हैं, वन का विनाश करते हैं, वन को यदि आप काटते हैं तो क्या क्या होता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, आपने पर्यावरण में पढ़ा है। उसके कारण क्या होता है, तो उसके कारण भू अप्रदन होते हैं। उसके कारण क्या होते हैं, तो वर्षा कम होती है। उसके कारण क्या होता है, तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी होते जाएगी। उसके कारण क्या होता है, इसका संकुचन होगा। उसके कारण क्या होगा, वायु प्रदूषण फैलेगा। उसके कारण क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। तो ये सारी बातें जो होती है वो किसमें उपलब्ध होती है, वन नाशन में। वन नाशन मतलब यदि आप वन का नाश करते हैं, प्रकृति का नाश करते हैं, तो उसके कारण ये सारी प्रक्रिया देख रहे हैं कि आपको मिल रही है और ये होती है। तो ये हमारे अनुसार यहाँ पे वन नाशन बिल्कुल सही ऑप्शन है। यदि आपको और कुछ भी लगे तो आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट को भी मैं यहाँ पे डील कर लेता हूं, वन रोपण। देखिए वन रोपण मतलब हो गया यहाँ पे वृक्ष लगाना। अब आप बताइए, यदि वृक्ष लगाएंगे तो क्या भू अप्रदन होगा, क्या अल्प वर्षा होगी, क्या प्राकृतिक संसाधनों की कमी होगी? नहीं, ये वन रोपण यदि आप करेंगे तो भू अप्रदन रुक जाता है। अल्प वर्षा से अधिक वर्षा होती है, वर्षा ज्यादा होती है, प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ोतरी होती है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि ये सब किस में होता है, तो ये सब वन रोपण के कारण नहीं होते, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आप चारों ऑप्शन को पढ़ लें, उसके बाद ही टिकिंग करें। मौसम क्या होता है, मौसम के कारण भू अप्रदन, अल्प वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता, ये नहीं होगा। जल के कारण भी ये सभी नहीं होगा। ये सारे ऑप्शन का
एक ही निचोड़ है, वह है आपका वन नाशन। यदि आप वन का नाश करते हैं, जंगल की काटते हैं, कटौती करते हैं, तो उसके कारण आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शन जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जो कारण ये सारी चीजें होने लगेगी। कब? जब आप वन का नाश करते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन है वह है आपका वन नाशन। तो चलिए आप इसका अब इंशॉर्ट लेंगे, फिर मैं आपसे मिलूंगा प्रश्न नंबर 118 को लेकर के। तो चलिए आप इंशॉर्ट ले लें। तो फ्रेंड्स देखिए आप क्वेश्चन नंबर 118 क्या लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एडविल शब्द का क्या अर्थ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एडविल शब्द का क्या अर्थ है। तो आप एक चीज बताइए, एडविल मीन्स क्या होता है। आपको ये चीज पूछा जा रहा है यहाँ पे कि एडविल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बारीकी से प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है पिया जा सकता है। मैं इसके बारे में कुछ आपको पहले डिस्कस करा दूं, उसके बाद आप यहाँ पे चलेंगे ऑप्शन की ओर, तो आपसे बहुत ही ज्यादा सही बन पाएगा। देखिए एडविल, एडविल क्या है? एडविल ना, एडविल शब्द है। एडविल शब्द का मतलब है यहाँ पर ये ईट से बना है। ठीक है, क्या से बना है? ईट से बना है, एडविल बना है। ठीक है, ईट से एडविल बना है। तो आप ईट का मतलब बता दें कि ईट क्या होता है। तो ईट मतलब यहाँ पे खाना होता है। तो एडविल जैसे आप इडली की चीजें खाते हैं, जो भी भोजन करते हैं, तो ये इडली से संबंधित एडविल शब्द जो आया है, तो एडविल मतलब खाना से संबंधित होता है। मतलब खाने योग्य चीज को एडविल कहा जाता है फ्रेंड्स। यानी एडविल किसको कहा जाता है? खाने योग्य चीजें जो होती है उसको आप एडविल कहेंगे। तो एडविल मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? अब आप ऑप्शन को देखेंगे तो एडविल मीन्स पिया जा सकता है। जी नहीं, एडविल पीना नहीं होता है। खाया जा सकता है, तो अभी हमने एडविल का मतलब आपको बता दिया है, वह ईट से संबंधित है, इडली से संबंधित है, इसलिए वो एडविल हो गया। तो एडविल खाया जा सकता है, खाया जाता है। मिट्टी में बोया जाता है, उसको एडविल हम लोग नहीं कहते हैं। फेंका जाता है, उसको भी एडविल नहीं कहते हैं। सबका अलग अलग नाम है। यानी फ्रेंड्स आप जान जाएंगे एडविल मतलब यहाँ पर ईट से संबंधित होता है। और वह कैसे चीजों को बोलते हैं? हम लोग खाने योग्य चीजों को बोलते हैं कि जिसको हम खा सकते हैं। तो एडविल का अर्थ होता है खाया जा सकता है। तो 118 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 119 को देखेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना लेंगे। मैं आपके बीच फिर आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 119 को लेकर के। तो आप 119 देखेंगे, तब तक स्क्रीनशॉट ले लें। फ्रेंड्स अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है। देखिए 118 आपने बना लिया, 119 को आप देखेंगे। प्रश्न को आप बारीकी से पढ़िएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके सीटेड, जेटेड, बीटेड जो भी प्रश्न होते हैं, आप एक चीज जान जाइए, वह जो होते हैं बहुत लंबे लंबे कर देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। होता है सिर्फ कि आप बारीकी से नहीं पढ़ते हैं या लंबे प्रश्न देकर के उसको देकर तुम भाग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, आप इसको बारीकी से पढ़िए क्या कुछ कर रहा है, फिर आप ऑप्शन को देखेंगे। और एक ऑप्शन नहीं, आप सारे ऑप्शन को टच कीजिए। हो सकता है कि उससे ज्यादा सुटेबल आंसर कोई हो, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एकदम सटीक आंसर जिसका आपको पता होता है, जो पूछ रहा है वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो आइए देखिए क्या कुछ प्रश्न है, आप देख रहे हैं। अब मैं चलता हूं उस पे। यहाँ पे पूछ रहा है कौन विटामिन, तो आप विटामिन सबसे पहले जान जाइए कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, B1, B2 सारी विटामिन का नाम आपके दिमाग में आने लगा कि कौन विटामिन होगा। अब वो क्या करते हैं? शो दे रहा है कि हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने और ऊर्जा तैयार करने में मदद करता है। वह दाल, आलू और केले में पाया जाता है और उसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, आपको उभर करके आ गया। आपको ऊपर देखने से लग रहा था कि इतने बड़े प्रश्न को मैं कैसे बनाऊंगा, क्या दे रहा है, लेकिन लास्ट आते आते आपने यहाँ पे देख लिया तो वो रोग का नाम दिया है बेरी बेरी नामक रोग। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न को पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको जानना पड़ेगा विटामिन ए रहेगा तो रतौंधी होता है, विटामिन बी रहेगा, बी की कमी रहेगा तो बेरी बेरी नामक रोग होता है। देखिए यहाँ पे विटामिन ए, तो ए से क्या होता है? रतौंधी। आपसे पूछा बेरी बेरी। बी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। सी, तो आपको याद रखना ये सारे चीजें। विटामिन के एक प्रश्न हमेशा आते हैं, चाहे आप किसी भी टेट की एग्जाम दे, चाहे सीटेट दें या जेटेट दें या यूपी टेट दें या एमपी टेट दें, ये सारी चीजें प्रश्न मिलते जुलते रहते हैं। इसलिए आप किसी भी
शिक्षक पात्रता परीक्षा की यदि आप तैयारी करते हैं तो आप सारे प्रश्नों का प्रीवियस ईयर आप बना लेंगे। 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 90% तो नहीं, लेकिन 80% प्रश्न 70% जरूर बैठ जाएंगे, आप पास कर जाएंगे। तो विटामिन सी से स्कर्वी होते हैं, और विटामिन डी की आप बात करेंगे तो विटामिन डी से सूखा रोग होता है। ठीक है, तो यदि आप सारे विटामिन के बारे में जानते हैं तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन को आप सही कर सकते थे। वो क्या हो जाएगा कि बेरी बेरी नामक रोग आपसे पूछ दिया तो आप जानते हैं कि ए से रतौंधी होता है, बी से बेरी बेरी होता है, सी से स्कर्वी होता है, और डी से क्या होता है, रिकेटस या सूखा रोग होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? ए सही नहीं है, बी सही है, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस यानी बेरी बेरी, तो किससे होगा? बी से होगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे बहुत बड़े प्रश्न को एक चंद मिनटों में सोल्व किया। तो इस तरह से आपने 119 को यहाँ पे सोल्व कर लिया है। अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 120। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं 120 क्वेश्चन नंबर लेकर के आपके बीच उपस्थित होऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 120 की ओर। 120 आपके पास मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, आप देखिएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग है। आपको देखना है कि कौन एक संक्रामक रोग है। इस 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इस चारों ऑप्शन में कौन सा आपको ऐसा लग रहा है जो संक्रामक रोग होता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे इस प्रश्न को पकड़ने के लिए आपको 2 चीजों को जानना है। ठीक है, एक हो गया आपका, अगर इस प्रश्न को पकड़ना है तो संक्रामक रोग जानना है, और दूसरा क्या है, गैर संक्रामक रोग जानना है। अगर इसका जो आपका टेबल है वो आप जानते हैं कि संक्रामक और गैर संक्रामक क्या होता है, तो आप इस प्रश्न को इजी वे में बना सकते हैं। तो संक्रामक रोग वैसे रोग हैं जो एक दूसरे के संक्रमण में पास में आने से जो फैलते हैं उसको आप संक्रामक रोगों की श्रेणी में रख सकते हैं, और गैर संक्रामक रोग वैसे रोग हैं जो एक दूसरे से नहीं फैलते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपसे पूछा क्या है, संक्रामक रोग। इसका मतलब क्या हो गया कि कौन एक दूसरे से फैल सकता है। यदि आप उसके इर्द गिर्द जाते हैं, उसके नजदीक जाते हैं, उस व्यक्ति को है तो आपको भी हो सकता है। वो यहां पे हो गए आपके संक्रामक रोग। और गैर संक्रामक रोग की जो संक्रमण में आने से, उसके सामने जाने से नहीं फैलते हैं, उसको। तो आइए डिस्कस करते हैं ऑप्शन की ओर, कि ऑप्शन आपसे क्या कुछ कहा जा रहा है। इसमें चारों ऑप्शन को आप देखेंगे, लास्ट में आप टिकिंग करेंगे कि हाँ ये जो है 100% सही है। तो यहां पे देख लेंगे, आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन है डायबिटीज। फर्स्ट ऑप्शन के रूप में आपको दिया हुआ है डायबिटीज। तो डायबिटीज जो है ये गैर संक्रामक रोग है, ये अपने द्वारा उत्पन्न किया हुआ रोग है। यदि आप क्या करते हैं कि व्यायाम नहीं करते हैं, भोजन का पाचन नहीं होता है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, वो डायबिटीज होती है। और यदि उस व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसकी आदतों के कारण वह आपको नहीं हो सकती है। इसलिए यह कौन सी रोग की श्रेणी में आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका गैर संक्रामक रोग की श्रेणी में आएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, हैजा। ठीक है, हैजा। तो हैजा यहाँ पर क्या है, जो उल्टी कैद दस्त होते हैं तो हैजा उसको कहते हैं। और हैजा जो है एक संक्रामक रोग है। यदि आप उस व्यक्ति के संपर्क में या उसके जो जीवाणु उसके इर्द गिर्द यदि आप जाते हैं तो आपको भी हैजा होने का डर है, बनता है। इसलिए इसको संक्रामक रोगों की श्रेणी में डाला गया है। तो इस ऑप्शन के अनुसार अभी तक संक्रामक रोग में हैजा है। मलेरिया यह आपके संक्रामक रोग नहीं है। मलेरिया के पेशेंट के इर्द गिर्द जाने से आपको भी मलेरिया नहीं हो सकता है, इसलिए यह एक गैर संक्रामक रोग है। चेचक यह भी जो है आपका गैर संक्रामक रोग है। यानी यहाँ पे अगर आपसे पूछा है कि कौन संक्रामक रोग है तो सबसे उसका अगर सही ऑप्शन आपके बीच उपलब्ध है तो वह है फ्रेंड्स आपका हैजा, यानी हैजा सही होगा। तो मित्र, आपने यहाँ पे देखा कि पर्यावरण अध्ययन का जो प्रश्न है वो आपको ज्यादा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको सामाजिक ज्ञान होने की आवश्यकता है। यदि आप पर्यावरण के इर्द गिर्द, अपने समाज के इर्द गिर्द, अपने घर के इर्द गिर्द घूमते हुए सारी चीजों की जानकारी यदि आप रखते हैं, उस चीजों की जानकारी रखते हैं, तो आप पर्यावरण से अवश्य ही बहुत ही अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका पार्ट 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो 90 से 120 था। तो इसके पहले के 3 वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 के पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न की समाप्ति हो गई। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।